हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं MCS 012 का जून 2024 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बताने से पहले मैंने इसका MCS 012 का जून 24 से पहले दिसंबर 23 वाला भी सॉल्यूशन करवा दिया है। ठीक है, तो आप ये पूरा देखने के बाद आराम से आप दिसंबर 2023 का भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आने वाले समय में इसका और सॉल्यूशन लाऊंगा, तो वो सब भी आप चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके सब देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन EXE प्रोग्राम, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग EXE प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा है, EXE प्रोग्राम क्या होता है, उसका कंपोनेंट्स क्या होता है वो पूछ रहा है, और एडवांटेजेस क्या होते हैं वो उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एन EXE प्रोग्राम। ठीक है, EXE को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है इसमें, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं EXE प्रोग्राम में। कंपोनेंट्स मतलब क्या कि उसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, उस प्रोग्राम को बनाने में कौन कौन सा सेक्शन है, किस तरह का यूज़ हो रहा है वो सब। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आता है हेडर। तो देखिए द हेडर कंटेन्स विटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल सच एज द फाइल टाइप, टारगेट मशीन एंड द एंट्री पॉइंट ऑफ द कोड विच इंडिकेट्स वेयर एग्जीक्यूशन बिगिंस। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले होता है हेडर, और हेडर में ही वो उस फाइल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि फाइल का टाइप कौन सा है, जैसे कि वो टेक्स्ट फाइल है वैसा उस तरह का। ठीक है, फिर वो टारगेट मशीन मतलब किस मशीन पे ये चलेगा, और उसके बाद उसका एंट्री पॉइंट कौन सा है, मतलब कहाँ से वो कोड स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन उसका कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सब होता है हेडर में। उसके बाद आता है कोड सेक्शन। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, दिस सेक्शन कॉम्प्रोमाइजेस द कंपाइल्ड कोड इनकैप्सुलेटिंग ऑल द फंक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन दैट ड्राइव द प्रोग्राम। ठीक है, तो कोड सेक्शन नाम से ही पता चल रहा है जिसमें सारा कोड हो हम लोगों का, है ना, यानी कि वो जो मेन कोड होता है। देखिए यहाँ पे आप लिखने का तरीका अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, आपको बस पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो हेडर को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, एक लाइन में भी लिख सकते हो कि भाई हेडर में फाइल का सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि फाइल का टाइप कौन सा, टारगेट, उस तरह से। सेम विथ कोड सेक्शन में, तो कोड में क्या होता है भाई, कोड मेन कोड जो होता है जो प्रोग्राम रन कराएगा वो कोड पूरा रहता है, उस कोड के बारे में पता रहता है कि उसके अंदर कितने फंक्शन है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो सब। ठीक है, तो ये हो गया कोड सेक्शन। उसके बाद आता है डेटा सेक्शन। तो here static data used by the program during execution such as constant values, string and number is stored। ठीक है, यानी कि डेटा सेक्शन में नाम से पता चल रहा है क्या होता है, सारा डेटा, यानी कि उस प्रोग्राम में उस कोड में कौन कौन सा डेटा यूज़ हुआ है। जैसे हो गया ना कि वैल्यू हो जाते हैं कुछ, मान लीजिए उस डेटा में हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसमें एक वैल्यू है A है, एक है B, तो वो सब वैल्यू है। कोई स्ट्रिंग हो सकता है जहाँ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, है ना, नंबर्स वगैरह हो सकते हैं, तो वो सब जो होता है वो आता है हम लोग का डेटा सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है, दिस सेक्शन इंक्लूड्स नॉन कोड एलिमेंट्स इनिशियल फॉर यूजर इंटरेक्शन सच एज आइकन, मेनूज एंड डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो देखिए EXE प्रोग्राम कुछ रिसोर्सेज भी देता है, हर प्रोग्राम का अपना कुछ कुछ रिसोर्सेज होते हैं ना, तो इसका भी रिसोर्सेज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका कोड वाला है वो सब पार्ट नहीं, जैसे आप कुछ कोड कर रहे हो किसी से रिलेटेड वो सब चीज़ नहीं, उसके अलावा जो आपको कोड में यूज़ कर सकते हो वो सब रिसोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं। जैसे कि क्या हो गया, आइकन्स वगैरह होता है ना, एरो का आइकन हो गया या फिर ह्यूमन का आइकन हो गया, उस तरह का जो आइकन होता है, फेसबुक का हो गया आइकन, वो उस तरह का। मेनूज़ वगैरह की मेनूज़ के अलग अलग टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरह का, है ना, और डायलॉग बॉक्स वगैरह वो सब आता है हम लोग का रिसोर्सेज में। तो ये हो गया हम लोग का इसका कंपोनेंट्स। ठीक है, अब पूछा एडवांटेज भी, तो एडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज ऑफ यूजिंग EXE प्रोग्राम, तो इसका क्या होता है, पहला पोर्टेबिलिटी। तो EXE प्रोग्राम्स कैन बी रन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स दैट हैव द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये आराम से इसको आप लोग अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका ये पोर्टेबिलिटी में बहुत सही होता है, क्योंकि आप अगर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है दो अलग कंप्यूटर का, तो आप प्रोग्राम को आप रन कर सकते हो, इस कंप्यूटर में भी कर सकते हो और उस कंप्यूटर में भी कर सकते हो, अगर उसका दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सेम है तो। उसके बाद आता है एफिशिएंसी। तो ये EXE प्रोग्राम्स आर टिपिकली मोर इफिशिएंट देन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स एज दे आर कंपाइल्ड इनटू मशीन कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्ट बाय द CPU। तो इसका एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है, ये जो होता है ना मशीन कोड में ही लिखा रहता है, जो कि डायरेक्ट CPU ही रीड कर लेता है। ठीक है, तो वही लिखा है एज दे आर कंपाइल्ड इनटू मशीन कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द CPU, यानी कि इसमें बहुत सारे कोड ऐसे होते हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज में होता है, उसके बाद फिर उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है कंपाइलर के द्वारा, उसके बाद CPU उसको पढ़ पाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये पहले से ही मशीन लैंग्वेज में रहता है, तो इसको आराम से डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है CPU। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तेज़ होती है, क्योंकि डायरेक्ट भाई CPU काम कर रहा है इसके साथ। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्योरिटी। तो EXE प्रोग्राम्स कैन बी डिजिटली साइंड टू वेरीफाई देयर
ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इसका सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें सारा काम डिजिटली होता है, जैसे वेरीफाई करना यूज़र को कि यूज़र सही है, पासवर्ड वगैरह डाल के सही से है कि नहीं, वो सब चीज़। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो EXE प्रोग्राम्स कैन बी इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो वही है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या कि इसको आप आराम से दूसरे कंप्यूटर पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसको दे सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इसका पूरा एडवांटेज है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कंपोनेंट्स। अब देखिए आप डायरेक्ट इस पूरे आंसर को भी याद कर सकते हो, इतना लिख के आओगे तो भाई 5 मार्क्स है, 5 में 5 देगा। ठीक है, लेकिन आप समझ गए होगे कि भाई क्या होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, तो आप इसको अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हो। हेडर को खुद से लिख सकते हो, कोड सेक्शन को अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, मतलब उससे से रिलेटेड जो आप जानते हो। आप तो समझ आ गए ना आपको। फिर एडवांटेजेस भी लिख सकते हो, इफिशिएंसी होता है, सिक्योरिटी होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस तरह से अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर बी देते हैं, 1 का बी। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए, मैं जून 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, और जो बच्चे जून 2024 का एग्ज़ाम देने गए होंगे, अब मैंने इसका दिसंबर 23 का करवाया जैसा मैंने बताया आप लोग को, तो जो लोग दिसंबर 23 का देख के गए होंगे ना वीडियो, वो प्लेलिस्ट को फॉलो करके गए होंगे ना, उनका ये एग्ज़ाम इतना मस्त गया होगा ना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एकदम इतने सारे रिपीट हुए, मैं देखा हूँ 5-7 क्वेश्चन एकदम रिपीट हुए हैं। एक तो डायरेक्ट ये नहीं है कि भाई डायरेक्ट सेम टू सेम जैसे वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन रखा था ना, वैसा नहीं, लेकिन टॉपिक वही। तो अगर जो लोग दिसंबर 23 का देख के गए उनका जून 24 का एग्ज़ाम गजब गया होगा। ठीक है, तो यहीं पे मैं आप लोग को एक छोटी सी बात कर देता हूँ। अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि भाई अभी जस्ट तो एग्ज़ाम हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी आप दिसंबर 24 का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो अगर आप ये सोचोगे मन में कि अरे यार ये जून 24 का है, मतलब जस्ट तो हुआ है, तो अब तो दिसंबर 24 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, इग्नू में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप ये सोचोगे कि भाई जस्ट तो प्रीवियस एग्जाम है, इससे नहीं आएगा, इससे पीछे का आ सकता है, लेकिन इस बार जो है वो नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा। ठीक है, हर पेपर में आप अभी सेकंड में हो, जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी सेमेस्टर में जाओगे, कभी ये चीज़ ख्याल मत लाइएगा। ठीक है, प्रीवियस मतलब डायरेक्ट उससे पहले वाला कीजिए। इसमें भी जैसे डिट्टो दिसंबर से आया ना 24 में, जून 24 में, ऐसे ही आगे भी होता है, हर पेपर में होता है। इसलिए अच्छे से पढ़िएगा सब पेपर को, ऐसा नहीं कि भाई जस्ट प्रीवियस वाला मैं छोड़ देता हूँ, वो नहीं पढ़ूंगा, वैसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के बारे में पूछा। ये सेम क्वेश्चन हम लोग का दिसंबर 23 में भी आया था। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे एक, ये देखिए दिसंबर 23 का मैं जब ये किया था, ये वही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन है, देखिए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये सेम आंसर मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ, समझे, एकदम डिट्टो। तो देखिए क्या होता है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर टू इंक्रीज द इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट बाय ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इट्स अलाउ द CPU टू प्रोसेस several instructions simultaneously, thus improving overall performance. Here out is the ठीक है, तो देखिए इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग क्या होता है ना, ये तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में होता है। इसका यूज़ किया जाता है हम लोग का जो इंस्ट्रक्शन का जो काम है ना, मतलब एक इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, कोई काम। ठीक है, आपको मैं बोल रहा हूँ कि जा भाई पानी लेके आ, ठीक है, तो वही इंस्ट्रक्शन को, मतलब एक कप पानी लाने जा रहे हो तो आप एक बार में एक ही काम कर रहे हो ना, तो यही इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग क्या करता है कि एक बार में ज़्यादा काम करना। ठीक है, यानी कि पहला इंस्ट्रक्शन दिया वो कर रहा है, साथ में दूसरा इंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया, फिर तीसरा भी हो गया, फिर चौथा भी हो गया, इस तरह से पूरा पैरेलली सारा काम चल रहा है। तो वही होता है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का। तो वही देखिए आर्किटेक्चर टू इंक्रीज द इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट बाय ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। ओवरलैपिंग मतलब समझ रहे हो ना, एक कर रहा है फिर दूसरा भी शुरू कर दिया उसी बीच में, फिर तीसरा भी कर दिया, तो इसे क्या एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, एक साथ बहुत सारा इंस्ट्रक्शन को चला दिया। इट अलाउ द CPU टू प्रोसेस सर्वल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली, है ना। इससे क्या होता है CPU को अलाउ करते हैं कि भाई आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली एक साथ चलाओ, भाई पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, इस तरह से सब काम साथ में करो। इससे क्या होता है थर्स इंप्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ेगा हम लोग का, टाइम भी कम लगेगा। अब मान लीजिए मैं एक बार में एक ही चीज़ काम कर रहा हूँ, बाकी काम रुका हुआ है, वेट कर रहा है, तो उससे अच्छा है ना कि एक साथ अगर 4 काम हो रहे हैं तो मैं 4 काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही हुआ, उससे क्या हुआ CPU का परफॉर्मेंस बढ़ गया। तो इसमें कैसे होता है, देखिए सबसे मेहनत है ये डायग्राम। तो चलिए अपना डायग्राम हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होगा, फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग को मेमोरी दिया हुआ है, मतलब जो काम हम लोग को बोला है, पहले उसको फेच कर लो। ठीक है, कि फेच करना मतलब कि ले लेना कि हाँ भाई अच्छा ये काम है इस तरह का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डिकोड इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस। उसके बाद क्या करना है कि वो जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसको डिकोड करना है,
अच्छा ये काम करने बोल रहा है मेरे को, ठीक है, मेरे को ऐसे करना होगा, वहाँ जाना होगा, फिर वहाँ से इस तरह से करना होगा, इस तरह से डिकोड करना उसको, ठीक है। और उसके बाद इफेक्टिव एड्रेस, उसका कितना एड्रेस है, वो कहाँ पे है, क्या करना है, वो सब पूरा ये कर लेना होता है ना, प्लान बना लेना कि भाई मैं आपको बोला हूँ पानी लेके आने के लिए, अब मान लीजिए पानी बहुत दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, तो आप सोचोगे ना मैं बाइक से जाता हूँ या फिर ऑटो से चला जाऊँगा, इस तरह से आप सोचोगे ना, वो डिकोड करना। उसके बाद क्या होगा, ब्रांच, ब्रांच यस और नो, उस तरह अभी इसको हम लोग बाद में देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं फेच ऑपरेंड। देखिए ब्रांच का मतलब क्या होता है, यहीं पे बता देता हूँ। ब्रांच मतलब कि क्या ये काम पहले हो चुका है, इसका कोई ब्रांच तो नहीं बन चुका है, मतलब कि ये काम ब्रांच में तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो अगर मान लीजिए पहले हो चुका है ये सब चीज़ें, तो अगर ये यस है तो हम लोग क्या करेंगे, पीसी को अपडेट कर देंगे कि भाई ये चीज़ ब्रांच में है, तो ये सब हो चुका है हम लोग का। और उसके बाद क्या करेंगे कि पाइप को एम्प्टी कर देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये आप और अच्छे से आगे समझ पाओगे। अभी मान लेते हैं कि ब्रांच नहीं है, तो फिर क्या होगा, फेच ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी, यानी कि ऑपरेंड मतलब अब इस काम को करने के लिए हम लोग को कौन कौन सा ऑपरेट का जरूरत है, ऑपरेंड का जरूरत है, वो सबको फेच कर लेंगे कि भाई ये ज़रूरत है मेरे को, ठीक है, काम करने के लिए। उसके बाद वो ले लिए। उसके बाद एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, अब जो हम लोग को काम मिला है उस काम को करेंगे। जैसे अभी मैं आप लोग को पानी लेने के लिए भेजा था, तो आपने ऑपरेंड ले लिया कि हाँ भाई मैं बाइक से जाऊँगा, ठीक है। अब आप ना, मैं जो काम दिया हूँ आपको इंस्ट्रक्शन पूरा करने जा रहे हो, यानी पानी लेने जा रहे हो, तो आप वही एग्जीक्यूट किए इंस्ट्रक्शन। उसके बाद अब यहाँ पे इंटरप्ट चेक होगा। इंटरप्ट मतलब क्या कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, नाम से ही पता चल रहा है इंटरप्ट हो जाना होता है ना, काम में बात में इंटरप्ट मत करो यार ऐसा, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। इंटरप्ट मतलब कि कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, कोई एरर तो नहीं आ गया, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग चेक करोगे, ठीक है। अगर एरर आता है यस, तो क्या करेंगे हम लोग, इंटरप्ट को हैंडलिंग करेंगे, यानी कि वो जो दिक्कत आया उसको सॉल्व करेंगे, उसका इंटरप्ट हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंटरप्ट हैंडलिंग हो जाएगा तो फिर वही अपडेट पीसी कर देंगे, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं वो जो लाइन है, पाइपलाइन है, उसको, पाइपलाइन मतलब पाइपलाइन ही समझिए आप लोग, समझे, पाइपलाइन जो होता है ना जैसे, वही समझिए, वो क्या फिर अपडेट कर देंगे। तो उसके बाद फिर पाइप को एम्प्टी कर देंगे, क्योंकि भाई ये आ गया ना, इंटरप्ट आ गया, तो काम अभी हुआ नहीं अच्छे से, तो फिर से वही इंस्ट्रक्शन को लेंगे। लेकिन अब मान लीजिए इंटरप्ट जो है वो नहीं हुआ, तो नो हो गया, यानी कि कोई इंटरप्ट नहीं हुआ, तो फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग लेंगे, फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, समझे। तो इस तरह से आपने सारा काम इंस्ट्रक्शन कर दिया। अब इंटरप्ट मतलब रियल वर्ल्ड में समझे, जैसे आप लेने गए तो आपका टायर पंचर हो गया बाइक का, तो अब टायर पंचर हुआ तो आप उसको क्या करोगे, उसको सही करवाओगे ना, तो वही हुआ इंटरप्ट हैंडलिंग, ठीक है। तो टायर आप ठीक करवाने गए, पंचर को सही करवाए, उसके बाद आपने सारा काम कर दिया, फिर आपने पीसी को अपडेट किया, पाइप को एम्प्टी किया, फिर आगे बढ़ गए, समझे। तो इस तरह से है। ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस दिसंबर 23 में भी बताया हूँ मैं, तो जब आप ये प्लेलिस्ट खत्म करने के बाद वो देखने जाओगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही था हम लोग का। तो वही चीज़ देखिए, यहाँ पे वही सब चीज़ लिखे हैं, फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से पहले इंस्ट्रक्शन फेच कर लेंगे कि भाई क्या काम दे रहा है मेरे को, उसके बाद वही इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे कि अच्छा ये काम है, ठीक है। फिर करेंगे कि कितना इफेक्टिव एड्रेस, कितना एड्रेस लगेगा, मतलब कितना कहाँ पे है, कितना टाइम लगेगा, कितना इस चीज़ को करने में मेरे को एड्रेस चाहिए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, फेच ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी, ऑपरेंड्स मतलब क्या क्या ज़रूरत है मेरे को इस काम को करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। और फिर क्या होगा, स्टोर द रिजल्ट इन अ प्रॉपर प्लेस, उसके बाद जो भी हम लोग ने काम किया उससे जो भी हम लोग को रिजल्ट आया उसको अच्छी जगह पे स्टोर करके रख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग काम करता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सी। तो ये बोल रहा है व्हाट इज फुल एडर, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ अ फुल एडर सर्किट, ठीक है। देखिए हाफ एडर आया था हम लोग का दिसंबर 23 में, और इस बार आया है फुल एडर। तो यही सब चीज़ होता है, एडर वगैरह आता है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा हाफ एडर फुल एडर सबके बारे में एकदम अच्छे से। यह है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखिए क्या होता है, द हाफ एडर इज यूज टू ऐड ओनली 2 नंबर्स, ठीक है। तो हाफ एडर में क्या होता था ना कि 2 नंबर का हम लोग एडिशन कर सकते थे। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द फुल एडर वॉज डेवलप्ड। The full adder is used to add 3 1-bit binary numbers x, y, z. The full adder has 3 input states and 2 output states, I, sum and carry, ठीक है। तो हाफ एडर में क्या होता था कि भाई वो 2 नंबर को ही ऐड करने के लिए यूज़ होता था। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फुल एडर बनाया गया। और फुल एडर क्या करता है, यूज टू ऐड 3 बाइनरी बिट नंबर। देखिए एक लाइन का आंसर हुआ ये कि भाई फुल एडर का काम क्या है, तो 3 नंबर को 1 बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करने का काम होता है इसमें। और ये एक्स वाई जेड उसका नाम हो सकता है, यहाँ पे ए बी सी भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ए बी सी ऐसा कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये तो मैंने अपने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे दे दिया है। द फुल एडर हैज़ 3 इनपुट्स, है ना, 3 इनपुट होते हैं और इसके 2 आउटपुट होते हैं, क्या, सम एंड कैरी। देखिए ये सेम चीज़ फुल एडर हाफ एडर के बारे में मैं यहाँ पे बताया था। ये देखिए यहाँ पे देखिए हाफ एडर के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे भी वही देखिए हाफ एडर इज
डिज़ाइन टू एडिशन ऑफ 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स, है ना। इसमें 2 इनपुट होते हैं और इसका 2 आउटपुट होता है, और फुल एडर में क्या होता है 3 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल हम लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो एक्स वाई जी यहाँ पे अब देखिए 3 है, 3 वैल्यू है, तो यानी कि कैसे काउंट होता है हम लोग का कि कितना वैल्यू होगा उसमें, तो 2 की पावर n होती है। तो यहाँ पे हम लोग का n कितना है 3 है ना, एक्स वाई जेड 3 है, तो 2 का पावर 3 कितना हुआ 8 हुआ, यानी कि 8 वैल्यूज़ होंगे इस ट्रुथ टेबल में। तो यानी 8 वैल्यू में कैसे सेट बनता है ये आप लोग को आता होगा एक्स वाई जी में। नंबर कैसे देंगे, तो मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। जो सबसे पहला है यानी एक्स है, उसमें स्टार्टिंग का 4 0, फिर लास्ट का 4 1 कर दो, ठीक है, 4 0 4 1। उसके बाद वाई में क्या करो 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है। फिर जेड है, तो जेड में क्या करो 0 1 0 1 0 1, यानी कि देख रहे पहले 4 4 था, फिर क्या हुआ 2 2 2 2, फिर क्या हुआ 1 1 1 1, समझे। तो इस तरह से हम लोग का ये नंबरिंग होता है, ये आप लोग को पता होगा, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब देखिए इसका सम कैसे होता है एक्स वाई जेड में। तो सबसे पहले देखिए एक्स वाई जेड तीनों को सम करेंगे 0 0 0, तो 0 ही होगा, है ना। सम करने पे सिंपल अभी सम समझिए, फिर 0 + 0 + 1 तो 1 ही होगा, है ना। फिर यहाँ पे भी देखिए 0 1 और 0 तो 1 ही होगा ऐड करने पे। फिर यहाँ देखिए 0 1 1, तो देखिए 1 + 1 2 होता है, लेकिन 2 नहीं ना लिखेंगे, बाइनरी नंबर्स में तो 2 तो होता ही नहीं है, 0 1 ही होता है सिर्फ। तो बाइनरी में 2 को कैसे लिखते हैं 1 0 लिखते हैं बाइनरी में, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो 1 0 हुआ। तो आप बेसिक मैथ्स में कैसे करते हो, अगर कुछ जैसे आप 2 + 2 किए, मतलब मान लीजिए 5 + 7 किए, तो 5 + 7 कितना हो गया 12 हुआ। तो 12 को आप कैसे लिखते हो 2 को यहाँ लिख दो और 1 को ऊपर कैरी कर देते हो ना नेक्स्ट के लिए। तो सेम विथ यहाँ पे भी, तो जब हम लोग 1 + 1 किए तो 2 हुआ, तो 2 को बाइनरी में लिखते हैं 1 0, तो 1 0 लिखेंगे तो क्या होगा 0 शेष हो गया, तो कैरी क्या हो गया कैरी 1 हो गया, है ना। 0 हम लोग का सम में आ गया और कैरी पे 1 चढ़ गया, है ना। जैसे नेक्स्ट आप सिंपल मैथ समझिए ना वैसा। उसके बाद फिर देखिए क्या है 1 0 0, तो वही 1 + 1 ही हुआ। फिर यहाँ पे देखिए 1 0 1, तो 1 0 1, तो फिर से वही हुआ 1 + 1 1 + 1 1, तो क्या 2 2 को लिखते हैं 1 0, तो 0 हम लोग का सम में आ गया और कैरी पे 1 चढ़ गया। सेम विथ यहाँ पे भी देखिए 1 + 1 वही हुआ 1 0 हुआ, तो 0 सम में आ गया और कैरी पे चढ़ गया 1। अब देखिए 1 + 1 देखिए 1 + 1 + 1 3 1 है, तो 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3 हुआ, और 3 को हम लोग बाइनरी में कैसे लिखते हैं तो 1 और 1 लिखते हैं। देखिए ये बेसिक हम लोग, मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये पता होगा कि भाई बाइनरी में कैसे लिखा जाता है कोई नंबर को, ठीक है। इतना बेसिक तो प्लीज़ आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो 3 को हम लोग बाइनरी में लिखते हैं 1 और 1, तो अब 1 1 लिखेंगे तो सम का 1 चढ़ जाएगा, 1 यहाँ पे चढ़ा और कैरी कहाँ चला गया ऊपर चला गया, तो 1 हो गया कैरी पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा ट्रुथ टेबल बनता है। अब देखिए इसका लॉजिक डायग्राम, तो देखिए लॉजिक डायग्राम इस तरह से बनता है। देखिए फुल एडर को बनाने के लिए ना हम लोग को 2 हाफ एडर से हम लोग का फुल एडर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का हाफ एडर मैंने यहाँ पे बताया था, तो ये क्या है एक्सोर गेट बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्सोर। तो ये हो गया हम लोग का एक्सोर, और ये है हम लोग का एंड गेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है क्या एक्सोर और ये है एंड गेट। अगर मान लीजिए इतना ही दूर सिर्फ लिखते तो यहाँ से हम लोग का ये सम पे आ जाता और ये कैरी आ जाता, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग का सिर्फ हाफ एडर बना। अब देखिए हाफ एडर में फिर से हम लोगों ने वही एक्सोर और एंड गेट को अटैच कर दिया हूँ, और उसके बाद बस लास्ट में एक बार हम लोगों ने और गेट का यूज़ किया है, तो हम लोग का फुल एडर बन गया है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो, लेकिन अगर आप मैथ्स के तौर पे समझना है ऐसे, तो यहाँ पे देखिए सिंपल पहले क्या किया एक्स और वाई के बीच में एक्सोर लगाया है, ठीक है। तो एक्सोर में क्या होता है सेम पे 0 और डिफरेंट पे 1। एक्सोर का सिंपल ऐसा समझिए सेम पे 0 डिफरेंट पे 1। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले हाफ एडर में देख लेते हैं। तो हाफ एडर में क्या होता है ए और बी को जब हम लोग एक्सोर लगाते हैं तो सम आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला सेम पे 0 और डिफरेंट पे 1, तो ए 0 है बी 0 है, दोनों सेम है, तो सम क्या है 0। ए 0 है बी 1 है, दोनों क्या है डिफरेंट, तो क्या बोला मैंने डिफरेंट पे 1। देखिए यहाँ पे फिर 1 0 हुआ तो डिफरेंट पे 1, फिर 1 और 1, तो 1 और 1 सेम है, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो एक्सोर का सिंपल सा ऐसे मतलब होता है। आप आगे एक्सोर के बारे में प्रॉपर भी जान सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक लाइन से समझिए ना, ज़्यादा से समझ पा रहे हो क्या हो सेम पे 0 डिफरेंट पे 1। तो यहाँ पे जब एक्स वाई का करके आएंगे तो वही सेम पे 0 डिफरेंट पे 1, तो एक्स वाई का क्या सेम पे 0 तो 0 हो गया। फिर इसी के आगे देखिए हम लोगों ने जेड को ले लिया है जो हम लोग का नेक्स्ट वैल्यू है, और फिर उसके बीच में भी एक्सोर लगा दिया है। तो ऐसे करके करेंगे तो सम आ जाएगा। और फिर देखिए इन दोनों के बीच में जब हम लोग एंड कर रहे थे तब हम लोग का यहाँ पे कैरी बन रहा था, ये वाला है ना। एंड मतलब आप लोग को पता होगा एंड वाला सर्किट क्या होता है कि जब तक एंड मतलब 2 वैल्यू दिया है ना, तो जब तक दोनों वैल्यू 1 1 ना हो तब तक हम लोग का 1 नहीं आएगा, सब 0 आएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर 0 0 है तो एंड करने पे 0 ही आएगा,
इस पर ध्यान दीजिए। फिर 0 1 है, तो मैंने क्या बोला, जब तक दोनों 1 ना हो तब तक 1 नहीं होगा। तो 0 1 है तो भाई 0 ही हुआ, 1 0 मतलब 0 ही हुआ, 1 और 1 भाई दोनों 1 हो गया, तो तब हम लोग का 1 बना। ठीक है, तो एंड का मतलब ये होता है, तो यहाँ पे भी वही होगा, एंड होकर आएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसका जो एक्सॉर निकाला था, ठीक है, उसके बाद इस जेड का एंड किया है और इन दोनों के बीच में मैंने और लगा दिया है, तो इससे हम लोग का कैरी बन गया। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिक डायग्राम है। आप उतना नहीं डेप्थ में जाना चाहते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तो बस इतना लॉजिक डायग्राम को याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर सी। तो बस यही था इस वीडियो के लिए, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको यही MCA 012 का जून 24 का ना, यही जो मैं पूरा PDF पढ़ा रहा हूँ ना आपको, यही अगर आप लोग को PDF के फॉर्म में चाहिए होगा ना, तो मैं ये भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके मेरे को बस इंस्टा पे पेस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको ये वाला PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे और मैं ये वाला PDF आपको वहाँ दे दूँगा। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिए। और मैंने इसका जैसे दिसंबर 23 का करवाया है, तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आने वाले समय में मैं इसका और पेपर करवाऊँगा, तो वो भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए और देखिए, मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी सेमेस्टर का मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आप शुरू से ही अपने सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर पढ़ना शुरू कर दोगे, तो आपका एग्जाम बहुत मस्त जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट का भी, जैसे MCS 12 हो गया, आप सेकंड सेमेस्टर में हो, तो मैं बाकी सब्जेक्ट का भी करवा दूँगा। जैसे 11 हो गया, MCS 11, 13 हो गया, 15 हो गया, इको 02 हो गया, है ना, BCSL 21, 22, प्रैक्टिकल लैब सबका मैं करवा चुका हूँ इसमें। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सब देखिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।